हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द काइट पोएम को स्टडी करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में पोएम छपी हुई है, उसी को हमने अपना सोर्स बनाया है। काइट, पतंग। आपने उड़ाई नहीं होगी तो उड़ते हुए तो ज़रूर देखी होगी, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे आप गाँव में रहते हो। तो हमें बहुत कुछ काइट से सीखने को मिलता है। पोएट ने भी अपनी इमेजिनेशन के बल पे इस पोएम को लिखा है कि किस प्रकार से काइट फ्रीली हवा में उड़ती है, किस प्रकार से उसे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टेबिलिटी और बैलेंस दिखाना पड़ता है। हमारे सपनों की उड़ान जैसी काइट होती है, लेकिन हाँ, जब वो कम्पिटिटिव जब एटमॉस्फेयर बनता है, वो कटती है, फिर उसे लोग लूटने के लिए दौड़ते हैं, वो पेड़ पे भी फंस जाती है, तारों में फंस जाती है, किस प्रकार से फड़फड़ाती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी स्थितियाँ आती हैं। तो अप्स एंड डाउन्स हमें काइट सिखाती है। तो क्या हम लेसन लर्न करते हैं काइट से, हम लास्ट में लेंगे और सेंट्रल आइडिया भी लेंगे। लेकिन पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, इसका राइटर कौन है। इसके राइटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हेनरी वैन, ही वॉज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर, पेंटर, फोटोग्राफर, राइटर, ट्रांसलेटर और यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। और उन्होंने जैपनीज जो छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, जिनको हम हाइकू कहते हैं, उनको भी काफ़ी ट्रांसलेट किया। तो स्पेन में 1973 में उनकी डेथ हो गई और बच्चों के लिए भी उन्होंने लिखा है। तो चलिए फिर हम पोएम में आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। जब हम नई नई काइट लेके आते हैं तो कितनी ब्राइट चमकती हुई एकदम न्यू दिखती है। मीन्स उसके कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं और हमें काफ़ी उससे उम्मीदें रहती हैं। ऑन द ब्लू का मतलब ये है कि जो ब्लू स्काई है उसके लिए यहाँ पे ऑन द ब्लू मतलब इन द स्काई या अगेंस्ट द ब्लू बैकड्रॉप ऑफ द स्काई इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। तो जब नई नई काइट होती है, वो चमकती हुई होती है, आसमान में जब उड़ती है तो उसके कलर साफ नज़र आते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। द डाइव एंड द डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। तभी द डाइव एंड डिप, देखिए यहाँ पर मीनिंग डाइव का तो नहीं दिया गया, लेकिन देखिए डाइव मैंने गोता लगाना और डिप का मतलब थोड़ा सा डाउनवर्ड जाना। या आप कह सकते हो कि डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट आपका डिप हो गया, और डाइव जैसे आप गोता लगाते हो, पानी में कूदते हो, डाइव करते हो। इट स्नैप्स इट्स टेल, इसका मतलब ये है कि स्नैप का तो मतलब यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं कि उसकी टेल का, पूंछ का कट जाना। और हम यहाँ पे ये भी हम यूज़ कर सकते हैं स्नैप को कि जो हवा में जो उसकी पूंछ फड़फड़ाती है, फड़ फड़ स्नैप करती हुई, कड़कड़ाती हुई, तो उस साउंड के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पतंग हवा में गोता लगाती है, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, उसकी जो टेल होती है हवा में फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, उसके बाद जैसे जहाज पानी का आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से वो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि हवा में ऊपर वो सीधी उड़ती हुई चली जाती है, आगे बढ़ती हुई चली जाती है। मीनिंग आप साइड में देख सकते हैं, टू फ्लाई और ग्लाइड हाई इन द एयर विथ ओनली अ सेल। सेल जो है एक जहाज का अपना मैकेनिज़्म होता है जो हवा के अगेंस्ट सेल को बनाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, जिससे जहाज को मूव करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे एक जहाज होता है वो पानी में मूव करता है, आगे बढ़ता है स्टीप, और उसमें एक सेल लगी होती है। एज ओवर टाइड्स, जब लहरें बहुत ज़्यादा हवा, एज ओवर टाइड्स, टाइड्स होते हैं जो ज्वार भाटा की जो लहरें उठती हैं समुद्र में, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो जहाज भी उसी प्रकार से ऊपर नीचे होता है। तो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, तो जिस प्रकार से जहाज समुद्र की लहरों पर ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार से ठीक यहाँ पे वाटर बॉडी नहीं है, ओशन नहीं है, तो यहाँ पे स्काई है। यहाँ पे जहाज़ नहीं है, यहाँ पे पतंग है, काइट है, जिसके मूवमेंट की तुलना जहाज़ से की गई है। जहाज़ भी पानी का जो टाइड्स पर अप डाउन होता है, उसी प्रकार से पतंग भी हवा में अप डाउन होती हुई आगे बढ़ती चली जाती। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है मतलब जो हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट। क्लाइम्स मतलब चढ़ना, तो पतंग चढ़ती कहाँ है, वो एक प्रकार से हवा में उड़ती हुई काफ़ी ऊंचाई तक जाती है। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, गस्ट होता है जब हवा का तेज झोंका आता है, तो उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ती है। पुल्स, पुल्स मतलब खींचना। तो जो पतंग को उड़ा रहा होता है ना, वो धागे को ढील नहीं देता, बल्कि धागे को और जब खींचता है, डोर को या मांझे को, तो पतंग और ऊपर उड़ती हुई चली जाती है सीधा। लेकिन उसके लिए हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और फिर उसके बाद रेस्ट पे आ जाती है, फ्लैट हो जाती है। ऐसा कब होता है, एज विंड फॉल्स, लेकिन जब गस्ट हवा का
कम हो जाता है, हवा हल्की हो जाती है, लो हो जाती है या बहना बंद हो जाती है, तो पतंग की मूवमेंट भी बहुत धीमी हो जाती है और रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, बस अपने आप तैरती रहती है, उसकी एक्टिविटी ख़त्म। अगर हम इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करें तो दिस स्टैंजा प्रेजेंट्स द सुपरफिशियल एंड immediate impression of a new kite against the backdrop of a clear blue sky. The use of the word bright suggests the vibrant and eye-catching appearance of the kite. It hints at the sense of joy and excitement that comes with something new and fresh. और इसके अगले स्टेंजा जो हमने इसका किया था उसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो दिस स्टेंजा delves deeper into the metaphorical journey of the kite. It describes the dynamic movements of the kite as it dives and dips, capturing the reader's imagination. The kite is compared to a ship with only a sail, emphasizing its vulnerability and reliance on the wind. The phrases over tides of wind it rides and climbs to the crest of a gust and pulls evokes a sense of adventure and freedom. The kite appears to rest when the wind subsides, suggesting a momentary pause before the next gust of wind propels it forward. Means कि it falls flat when wind will again become gusty. The kite will again soar to new heights. Okay, now we move ahead. When string goes slack, slack मतलब ढीला ढाला हो जाती है, जो उसकी जो डोर होती है वो हल्की हो जाती है। हल्की का मतलब ये है कि जब हवा तेज़ नहीं चलेगी तो अपने आप डोर हल्की हो जाएगी, फिर जो पतंग उड़ा रहा होता है उसे रील को बैक करना पड़ता है, डोर को खींचना पड़ता है। यू वाइंड इट बैक, वाइंड इट बैक का मतलब होता है कि फिर आप उसे वापस लपेटना शुरू कर देते हो धागे को, जो कि पतंग फ्लैट हो जाती है तो डोर हल्की हो जाती है, उसकी टाइटनेस कम हो जाती है, स्लैक हो जाती है, टेंस्ड नहीं रहती है, तनाव खत्म हो जाता है। तो आपको जो बाकी जो डोर जो स्लैक है उसको घसीट कर फिर से उसको टेंस करना पड़ता है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और कभी कभी तो आपको क्या करना पड़ता है कि पतंग को लेके दौड़ना पड़ता है, मतलब आप उसकी डोर को खींच के तान कर और दौड़ते हैं जिससे उसको कुछ हवा का मूवमेंट मिले। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक दौड़ते हैं जब तक कि फिर से उसे हवा मिलनी शुरू नहीं हो जाती। ब्रीज का मतलब नॉट गस्टी विंड बट नॉर्मल विंड। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर उसके पंख भर जाते हैं। भरने का मतलब ये होता है कि जो पतंग होती है तो पतंग के अगेंस्ट हवा का जो फोर्स पैदा होता है उसके लिए यहाँ पे फिल ऑफ द विंग्स आया है, अप इट गोज, और फिर वो आसमान में ऊपर उड़ जाती है। दरअसल ये जो स्टेंजा है ये दिखाता है कि जो काइट को फ्लाई कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके एक्शन की तरफ ये स्टेंजा हमें शो करता है। मतलब कि ये जो स्टेंजा जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पिछला, यहाँ पे काइट की मूवमेंट आसमान में कैसी होती है, कैसे ऊपर जाती है, फिर वो विंड फॉल होने की वजह से रेस्ट पे आ जाती है, तो उसके बाद फिर एक्शन में आता है काइट फ्लायर। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो क्या क्या एक्शंस उसके होते हैं, किस प्रकार से वो काइट को बनाए रखने के लिए हवा में क्या क्या कोशिशें करता है, तो उसको हम इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन दिस स्टेंजा द फोकस शिफ्ट्स टू द एक्शन ऑफ द काइट फ्लायर। When the string slackens, it implies a loss of tension and control. The action of winding the string back suggests the need for effort and perseverance to regain control and readiness. The mention of running alludes to the active participation required to generate the necessary lift for the kite. It highlights the connection between the actions of the flyer and the kite's ability to ascend. The phrase new breeze blows represents the arrival of a fresh opportunity or a change in circumstances. When the wind fills the kite's wings, it symbolizes the restoration of its power and potential. The exclamation "and up it goes" expresses the sense of triumph and accomplishment when the kite takes flight again. तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से एक फ्लायर अपने एक्शन के जरिए काइट को फिर से उड़ाने की कोशिश करता है। जब आसमान में फिर से काइट उड़नी शुरू हो जाती है तो कितना वो खुश होता है, उसे लगता है कि जैसे मैं जीत गया हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी आती हैं, है ना,
कि जब पतंग अच्छी ढंग से हवा में उड़ रही हो, उसके बाद जब हवा यानी कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है तो चीज़ें फ्लैट होनी शुरू हो जाती हैं, एक स्लैकनेस आ जाती है हमारी लाइफ में। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं, फिर हमें हवा का जोर मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और फिर हम अपने पोटेंशियल के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। अब फिर से ये रिपीट हुआ है यहाँ पे कि किस प्रकार से जो नई नई काइट आती है तो वो ब्लू यानी स्काई में कितनी ब्राइट नज़र आती है जब वो न्यू होती है। तो यहाँ रिपीट करने का मतलब ये है कि काइट उड़ चुकी है और फ्लैट भी पड़ी बीच में, हवाओं का जोड़ ना मिलने से फिर उसको कोशिश करता है, फ्लायर उड़ाता है। तो ये इसके दो फेजेस हमने लाइफ में देखे। तीसरा फेज ये है कि बट अ रेगेड थिंग। जैसे रेगेड का मतलब होता है कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण, पुराना, फटीचर टाइप का। तो नई पतंग की अब क्या हालत हो गई है, ऐसे हमारे साथ होता है। व्हेन वी आर न्यू बॉर्न बेबी तो हमारी बॉडी कैसी होती है, धीरे धीरे ओल्ड एज में हम कैसे हो जाते हैं। बट अ रेगेटेड थिंग मतलब लेकिन अब फटी पुरानी जो पतंग हो चुकी है, उसकी जो शुरू में जो सिचुएशन थी, पोजीशन थी, जो शुरू में जो वाइब्रेंसी थी, जो शुरू में जो उसकी न्यूनेस, द टेक्शन था, सारे एजेस उसके ठीक थे, उसकी बनावट ठीक थी। तो वो सारी चीज़ें रिपीट ये स्टेंजा के जरिए हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, यहाँ पे ये दिखाया गया कि आप उसको थोड़ा सा एहसास करिए, फिर थोड़ा नीचे वाले स्टेंजा में आइए। बट अ रेगेटेड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। लेकिन बट अ रेगेटेड थिंग, लेकिन फटी पुरानी, फटीचर, ओल्ड एंड थॉर्न जो पतंग है, यू विल नेवर सी, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, क्योंकि जब वो धागे पर अपने जिसमें बंधी होती है, फड़फड़ाती इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब पेड़ के ऊपर वो फंस जाती है, फड़फड़ाना शुरू करती है, हवा तो चली रही है ना, तब आपको पतंग दिखाई नहीं देगी। या आप यहाँ पे यू विल नेवर सी का मतलब ये भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि फटी पुरानी पतंग जब को आप देखना भी पसंद नहीं करें, किस प्रकार से उसकी न्यू कंडीशन थी। तो लास्ट स्टेंजा हमें ये दिखाता है कि एक स्ट्रगलिंग फेज़ भी आता है पतंग के, काइट के लाइफ में, किस प्रकार से सोर्स टू न्यू हाइट, उसके बाद फ्लैट एंड देन रेगेडियर हो जाती है। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। हम इसको इंग्लिश में करते हैं एक्सप्लेन। द फाइनल स्टेंजा कॉन्ट्रास्ट द इनिशियल ब्राइट एंड न्यू काइट विद इट्स eventual fate when it gets stuck in a tree. The use of the word ragged suggests a worn out and tattered state. The image of the kite flapping on a string trapped at the top of a tree conveys a sense of helplessness and confinement and portrays a sad and damaged state for the once vibrant and lively kite. This stanza serves as a reminder of the transience and fragility of things, highlighting the contrast between the kite's initial glory and its eventual deterioration. कि ये स्टेंजा में बताता है किस प्रकार से शुरू में काइट की क्या पोजीशन होती है, लेकिन उसकी इनिशियल ग्लोरी ख़त्म हो जाती है जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचती है। इसी प्रकार से हमारी लाइफ भी होती है, ट्रांजिएंट है, हमेशा एक फेज़ नहीं रहता। चीज़ें फ्रेजाइल होती हैं, नाजुक होती हैं, मूवमेंट्स बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं। और जब वो ट्रैप हो जाती है पेड़ में काइट, तो उस वक्त वो हेल्पलेस हो जाती है। जैसे जेल में किसी को बंद कर दिया जाए, पिंजड़े में किसी को बंद कर दिया जाए, वो स्थिति हो जाती है। हम इसका सेंट्रल आइडिया ले लेते हैं। द काइट पोएम एक्सप्लोर्स द जर्नी ऑफ ए काइट। एक काइट की जर्नी के बारे में बताता है। फ्रॉम इट्स इनिशियल ब्राइटनेस, कैसे शुरू में वो ब्राइट होती है। एक एक्साइटमेंट होता है काइट को प्राप्त करने के बाद कि हम इसे उड़ाएंगे, मतलब हमारा एक ड्रीम बन जाता है उस काइट के साथ। इट्स पोटेंशियल डाउनफॉल, लेकिन फिर बाद में वो एक्साइटमेंट किस प्रकार से पोटेंशियल डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द जॉय एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद न्यू बिगनिंग्स। नई शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ परजिवरेंस, लेकिन हमें उस अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी दृढ़ और परजिवरेंस की आवश्यकता होती है, बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है, लगातार डटे रहने की आवश्यकता होती है। एंड एडाप्टेशन की भी आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हवाओं में पतंग जो है मूव करती है बने रहने के लिए, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हवाओं के हिसाब से अडाप्ट करती है। तो इसी प्रकार से हमें चैलेंजेस में भी अडाप्ट करना पड़ता है। द इवेंचुअल लॉस एंड डिक्लाइन दैट कैन अकर, लेकिन अंत में, इवेंचुअल मतलब अंत में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है और हमारा डिक्लाइन भी हो सकता है।
थ्रू द मतलब वक्त के साथ साथ हम बढ़ते भी हैं, वक्त हमें गिराता भी है। थ्रू द इमेजरी एंड मेटाफॉर्स, इसमें अच्छा खासी इमेजरी का प्रयोग हुआ है क्योंकि पूरी पोएम आप पढ़ते जाते हो तो आपके दिमाग में उड़ती हुई पतंग, गिरती हुई पतंग, फंसी हुई पतंग की एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। मेटाफॉर्स काफ़ी यूज हुए हैं जो कि रूपक अलंकार जिसे हम कहते हैं, वो तो पोएटिक डिवाइस में ही आपको मिलेगा जब इसका अगला ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। द पोएम इनवाइट्स रीडर्स टू रिफ्लेक्ट, पढ़ने वाले को एक प्रकार से रीडर्स रिफ्लेक्ट करता है द डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ साइकिल्स, की लाइफ के जीवन की साइकिल्स। जैसे पतंग की साइकिल हमने देखी कि न्यूली ब्राइट, एक्साइटिंग, उसके बाद लास्ट में फ्लैपिंग, ट्रैप्ड इन अ ट्री। तो जो लाइफ साइकिल है पतंग की वो रिफ्लेक्ट पढ़ने वाला कर लेता है फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड सक्सेस। किस प्रकार से किसी कोई ब्यूटी होती है, कोई सक्सेस होती है ना, वो लास्ट में ख़त्म भी होती है। यू कैन अप्लाई दिस ब्यूटी एंड सक्सेस टू योर लाइफ, whether your physical beauty, whether your inner beauty, success of your educational career, success of your business career, success of your social career, whatever you want, you can apply it. But what we learn from the kite, let's have that also. From a kite we can learn valuable lessons. देखिए एस्पिरेशन, क्योंकि जब नई नई काइट आती है तो हमारे एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं। पेशेंस, क्योंकि जब हम उसको उड़ाते हैं तो पेशेंस भी चाहिए होता है, अडेप्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, बैलेंस बनाना पड़ता है, कोलैबोरेशन, कभी कभी तो टीम वर्क होता है ना काइट को उड़ाने में, कि चलो अब तुम पकड़ो, हम जा रहे हैं, खाना खा के आ रहे हैं, उड़ाओ। लेटिंग गो यानी अपने को स्वतंत्र छोड़ना है, फ्रीडम एंड इन्जॉइंग सिंपल प्लेजर्स। और पल पल पतंग जा रही है, आ रही है, मूव कर रही है, आ रही है, उसी प्रकार से हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ती हैं, घटती हैं, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। तो सिंपल प्लेजर्स भी हम इंजॉय करते हैं। दे सिम्बलाइज आवर डिज़ायर टू सोर हाई एंड रिमाइंड अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशन। जीवन में एम्बिशन, जब पतंग उड़ाते हैं तो एक अलग तरह का हमारा माइंड सेट काम करता है, हमें लगता है हम खुद उड़ान भर रहे हैं। डिटर्मिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, टीम वर्क की भी आवश्यकता पड़ती है सक्सेस अचीव करने के लिए। बट काइट्स हैव टू सफ़र व्हेन trapped the same way as we face such challenges in life. काइट भी ट्रैप्ड हो जाती है जैसे हमें जीवन में संघर्ष देखना पड़ता है। और फिर उस स्थिति में काइट को कौन कोशिश करेगा, तो हम जाके निकाल के लेके आएँ, या वो फट के ख़त्म हो जाएगी, या हवा के जोर से निकल जाए। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि वी नीड टू स्ट्रगल टू कम आउट टू आवर फ्रीडम। हम अपनी पूरी फ्रीडम को गेन करने के लिए, पुरानी कंफर्टेबल पोजीशन को गेन करने के लिए हमें वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो काइट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हेयर, हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, वहाँ आप स्टडी कर सकते हैं। बाय बाय।